एक माँ अपने बेटे के लिए बर्तन में खाना परोसती है और खाना भी क्या होता है? खिचड़ी। नहीं जानते हो? खिचड़ी कई तरह की होती है। एक खिचड़ी जो बाजरे से कुटकर बनती है वो वाली खिचड़ी थी और वो माँ कहती है 6 साल का बेटा है कि बेटा तू खाना खा ले। सुबह सुबह का टाइम था लेकिन तभी गलियारे में बहुत जोर से आवाज आती है। गाढ़ी में नेताजी आए हैं। अब एक बालक था और जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ उस दौर में आप सोचिए गाड़ी तो मानो जैसे कि साक्षात विमान। क्या आज विमान की भी इतनी वैल्यू नहीं है, यानी हवाई जहाज की भी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उस समय गाड़ी की वैल्यू हुआ करती थी। ये 6 साल का लड़का माँ से कहता है कि माँ मैं आकर खाऊंगा अपने खाने को, और ये भागकर नेताजी की गाड़ी के पीछे और सभी बच्चों के साथ इकट्ठा खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों होनी को कुछ और ही मंजूर था। नेताजी की गाड़ी जैसे ही बैक होती है यानी पीछे की तरफ होती है तो 6 साल का बच्चा उस गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर नेताजी उस बच्चे को उठाकर अपनी ही गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जब उसे ले जाया जाता है तो वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मुझे और आपको सुनने में और सुनाने में लग रहा है कि सामान्य मृत्यु है, लेकिन यहाँ पर इस बच्चे की मृत्यु भले ही हो गई थी लेकिन ये बच्चा दूसरा जन्म लेता है और दूसरा जन्म लेने के बाद नेता के राज खोलता है कि नेता ने मेरे साथ ये किया। आखिरकार नेता को उस 6 साल के बच्चे के साथ करने यानी कुछ गलत करने से क्या फायदा था, या फिर ये सारी बातें झूठी थी? कैसे एक नेता के हाथों जो अपने इलेक्शन के लिए यानी इलेक्शन का उस समय दौर चल रहा था तो इलेक्शन के सपोर्ट के लिए बताऊंगी बाकायदा कौन से नेता थे, मतलब क्या नाम उनके होते हैं। और दोस्तों सच्ची घटना है। और जो कल सवाल किया था कि कोई नई घटना, हमसे कई लोग कहते हैं कि नहीं तो ये नई है, बिल्कुल आप वहां पर जाकर तहकीकात कर सकते हैं और इस घटना के बारे में जान भी सकते हैं। दोस्तों क्या आप इस स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं जहां पर एक नेता की मंशा और एक नेता का कैसा चरित्र होता है वो भी सभी के सामने आने वाला है। क्या सच में ही नेता ने इस बच्चे के साथ कुछ किया था? क्या जनता की सहानुभूति पाने के लिए नेता ने ये सब कुछ किया था? क्या ये सब कुछ एक सोची समझी चाल थी? बहुत सारी बातें सामने आती हैं। जब राज की बातें सामने रखूंगी तो आप लोगों की भी आंखें भर आएंगी। क्या आप स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आपको हमारे साथ चलना होगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का गांव होता है लझेड़ा गांव। लझेड़ा गांव आप जानते होंगे। लझेड़ा गांव में एक लड़का होता है, एक लड़के का जन्म होता है। जन्म से ही सर पर कुछ निशान थे। निशान के साथ एक बच्चा पैदा हुआ था और ये बच्चा कभी भी रोता नहीं था। आमतौर पर मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे बहुत रोते हैं लेकिन ये बच्चा रोता नहीं है। नामकरण इसका कराया जाता है, नरेश इसका नाम रख दिया जाता है। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है और दोस्तों बड़ा होने के साथ साथ ये बच्चा कुछ चीजों के राज खोलने वाला था। राज खोलने वाला था कुछ नेताओं के, राज खोलने वाला था अपने बीते हुए जन्म के। ये लड़का बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ साथ अब ये लड़का, इसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहने लगती है। लेकिन जब ये लड़का मतलब 2 से 2.5 साल का होता है तो इसका अपने परिवार में लगाव ही नहीं होता है, यानी इसको अपने परिवार वाले ही नहीं लगते हैं। परिवार इसको अपना सा ही नहीं लगता है, किसी से भी एक मुंह बात नहीं करता है। लेकिन तभी जैसे ही ये 3 साल का होता है, 3 साल की उम्र में ये भगवान की भक्ति को बहुत महत्व दिया करता था। पूजा पाठ करना, 3 साल का बच्चा कैसे पूजा कर सकता है आप ये कहेंगे, लेकिन ये बच्चा करता था, पूजा भी करता था और भगवान को भी मानता था। भगवान इसके बहुत प्रिय थे और विष्णु भगवान को तो ये बहुत ही मानता है। 3 साल की उम्र में ये कहने लगता है कि आप लोग मेरे माँ बाप नहीं हैं, ना ही मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, ये कौन सा गाँव है? इस लड़के को बताया जाता है कि तुम लझेड़ा गांव में हैं। इसका ताऊ इसके पिता के साथ बैठकर यहाँ पर जो जड़ौदा गांव होता है उसके बारे में चर्चा करता है। जब पास ही के 2 गांव होते हैं तो आपस में गांव के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से बात गांव की कर ही लिया करते हैं। जब ये ताऊ कहता है कि जड़ौदा गांव में ऐसा कुछ हुआ है तो ये 3 साल का लड़का कहता है कि ताऊ जी आपने किसका नाम लिया? तो ताऊ जी कहता है कि क्यों, तुझे उस गाँव में जाना है क्या? तो ये लड़का कहता है कि बताओ ना ताऊ जी। तो ये व्यक्ति यानी जो ताऊ है ये कहता है कि जड़ौदा गांव का नाम लिया है बेटा,
ये कहता है कि मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। अब यहाँ पर ताऊ जी हैरान और पिता परेशान, क्या बात कर रहा है? बेटा तू तो लछेड़ा गांव का है, तू जड़ौदा गांव का कहाँ से हो गया? ये कहता है कि नहीं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ कैसे आया था, आज तक यही सोच रहा था। मुझे जड़ौदा गांव ही जाना है। अब ताऊ और पापा इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि जा तू चल खेल ले। उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और ये लड़का 3 साल की उम्र में, जिसका नाम नरेश होता है, खेलने लगता है। दोस्तों खेल तो रहा था ये, लेकिन अब इसकी उम्मीदें जागरूक हो जाती हैं। इसका मन उमंग लेने लगता है कि मुझे जड़ौदा गांव जाना है, मुझे जड़ौदा गांव जाना है। अब इसकी माँ जो बीमार थी, बीमारी के कारण पूरे परिवार ने इसको पाल पोस कर 3 साल का किया था, क्योंकि जब से इस लड़के का जन्म हुआ था तभी से इसकी माँ बीमार थी। अब दोस्तों यहाँ पर घर में हड़कंप मच जाती है कि ये ऐसी रट क्यों लगा रहा है। सभी को कहीं ना कहीं आभास होने लगा था कि भाई इसको बीते जन्म की बातें याद हैं, तो इसको एक बाबा के पास भी ले जाया जाता है। बाबा कहते हैं कि मैंने सब उपचार कर दिया है, इसको याद बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन वो कहाँ भूलने वाला था। वो कहता है जड़ौदा गांव में मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, हम 10 भाई बहन थे। यहाँ पर कहता है कि मेरे पिता एक सरकारी नौकरी करते हैं, हम 10 भाई बहन हैं और हमारे पिता हमें बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ चलता रहता है और चलने के साथ साथ जो ये लड़का होता है ये जिद करने लगता है अपने गांव जाने की। ये उस बाबा के जादू टोना से भी कुछ नहीं भूला था। अब इसके बाद परिवार और संशय में आ जाता है, घबराहट में आ जाता है। घबराहट के साथ साथ जो परिवार होता है, अब यहाँ पर उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि बच्चे ने खाना पीना बिल्कुल त्याग दिया था। वो खाना पीना खाना बंद कर देता है, सुकड़ा हुआ बिस्तर पर पड़ा रहता है, ना ही अपने दोस्त अरुण के साथ खेलता है और बिल्कुल जो घुटने होते हैं उन्हें पेट की तरफ करके, मतलब कुछ ऐसे आकार में, काजू के आकार में, इस तरह से बिल्कुल ऐसे पड़ा रहा करता था और सभी से कहता था कि तुम मेरे अपने नहीं हो, मुझे एक बार मेरे गांव लेकर तो जाकर तो देखो। अब परिवार के मन में लालसा होती है कि भाई इससे पूछा तो जाए इसका कौन सा गांव है। जब इस लड़के को पूछा जाता है, नरेश को, कि भाई तुम्हारा कौन सा गांव है, हमें भी तो बताओ, तो यहाँ पर ये लड़का अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहता है कि मुझे तो नेताजी ने मार दिया। अब सभी एकदम हैरान, भैया पहले तो ये गांव की ही बात कर रहा था, लेकिन अब तो ये नेताजी को बीच में ला रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर अब इससे पूरी कहानी पूछी जाती है। भाई तो हम तुम्हें चलो लेकर तैयार हैं, तो एकदम से चहक कर बिस्तर से खड़ा होता है कि पक्का लेकर जाओगी ना? तो कहते हैं सभी कि हाँ तुम्हें पक्का लेकर जाएंगे। नरेश से जब पूछा जाता है तो नरेश कहता है कि मैं यहाँ पर जड़ौदा गांव का रहने वाला हूँ, मेरे 10 भाई बहन हैं मुझ समेत। मेरे पिता जिनका नाम हरफूल सिंह शर्मा है, वो एक सरकारी महकमे में है और बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मैं अपने परिवार में बहुत खुश रहा करता था। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, हमारे पास ज़मीन भी होती है और हम बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। भले ही हम 10 भाई बहन थे, लेकिन बहुत मज़े से रहा करते थे। दोस्तों इसके अंदर इतनी भावनाएं होती हैं, चेतना इतनी ज़्यादा थी कि ये यहाँ पर ये भी कहता है कि जब मेरी आंखें खुलती हैं, यानी होने के 10 दिन बाद का भी ये सब कुछ बता रहा था। इतनी चेतना इसकी आत्मा के अंदर होती है कि होने के 10 दिन बाद तो किसी को कुछ पता नहीं रहता है। ये अपने परिवार वालों से कहता है कि मैं रोता क्यों नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, मुझे समंदर में क्यों फेंका गया, कुछ इस तरह की बातें करता है। इसके बाद ये कहता है कि आप लोगों को पता है इलेक्शन हुआ था मुजफ्फरनगर में 1971 में, 3 साल की उम्र में। इसने सन बिल्कुल बता दिया था। 1971 में इलेक्शन होता है मुजफ्फरनगर में, आसपास के गांव में प्रचार किया जाता है और उस समय आपको पता था कि बच्चे कितना भागते थे। एक बिल्ला, एक बैच, एक पेन या कोई भी ऐसा सामान हो, उस चीज को लेने के लिए बहुत खुश हुआ करते थे बच्चे जो होते हैं, आपको भी पता है। अब ये लड़का बताता है जिसका नाम नरेश है, ये कहता है कि मेरा नाम मुकेश है वहां मेरे घर पर मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। ये कहता है कि मैं वहां पर इलेक्शन होता है 1971 में और ठाकुर विजयपाल के बीच में और यहाँ पर दूसरा चौधरी धन सिंह के बीच में ये इलेक्शन आपस में एक दूसरे की कांटे की टक्कर थी। इस लड़के ने ये नाम भी बता दिए थे। ये नाम और सन सुनते ही यहाँ पर घर वालों के कान खड़े हो जाते हैं। साथ में ताऊ भी जी थे कि भाई बच्चा सच बोल रहा है।
इसको क्या पता 1971 में क्या हुआ था। इसके बाद क्या होता है, ये कहता है कि गांव में जो नेताजी थे वो प्रचार करने के लिए उनकी 2 गाड़ियां आती हैं उस वक्त। और उस वक्त यानी 1971 में आप सोचिए गाड़ियों का चलन नहीं था, किसी के पास गाड़ी होती थी तो भैया सबसे सेठ, सबसे अमीर, सबसे अच्छा सामान उसी के पास होता है। पुरानी यादें ताजा भी हो जाती हैं। ये कहता है कि उस वक्त मेरी उम्र करीबन 6 साल होती है। मेरी माँ मेरे लिए खिचड़ी डालती है बाजरे की, लेकिन मैं जब गली में शोर सुनता हूँ तो उस खिचड़ी को भी छोड़कर मैं भी उन लोगों को देखने के लिए निकल जाता हूँ जो यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। वहां पर बिल्ला बट रहे थे, टोपियां बट रही थी, पपैये बट रहे थे, इसी तरह की चीजें बटा करती थी उस वक्त। आज दारू बटती है। तो कहता है कि मैं उन सारी चीजों को लेने के लिए वहां पर जाता हूँ। बहुत सारी भीड़ होती है, मैं गाड़ी को देखकर मेरी आंखें चौंधिया जा जाती हैं। लेकिन जैसे ही नेताजी अपनी गाड़ी को, यानी जो प्रचार करने के लिए आए थे, उनकी गाड़ी जैसे ही पीछे की तरफ होती है तो वो गाड़ी मुझे टक्कर मारती है। हालांकि वो गाड़ी मेरे ऊपर नहीं चढ़ती है, लेकिन मुझे बहुत गहरी खरोंच आ जाती है। वो गाड़ी मेरे शरीर को यानी चीर देती है। इसके बाद जो यहाँ पर प्रचार कर रहे थे वो मुझे अपनी ही गाड़ी में डालते हैं। साथ में मेरी माताजी होती हैं और मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाबा, मुझे लग रहा है जैसे अभी की ही बात हो और अभी ये सब कुछ हो, आप एक बार मुझे लेकर तो चलो। अब यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन घर वालों की, जैसे आप लोगों की रुचि बढ़ रही है ना, ऐसे ही घर वालों की रुचि बढ़ती है कि भाई आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। सबसे बड़ी बात ये कहता है कि मुझे नेता ने मारा है। ये बहुत बड़ा एक बात हो गई कि कोई नेता इतना प्रबल कैसे हो सकता है, और नेता प्रबल भी होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर ये लड़का बताता है कि मैं, मुकेश, मेरी माँ मेरे साथ होती है, मुझे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगा दिया जाता है और मेरी दवाई गोली कर दी जाती है। मैं अपनी माँ से कहता हूँ, वहां पर हड़कंप मच जाता है, अरे अरे गाड़ी देखकर नहीं चलाई, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे करके। और उन्हीं लोगों ने इलाज कराया जिनकी गाड़ी से ये सब कुछ हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का कहता है कि फिर उसके बाद मुझे हल्की हल्की नींद आने लगती है और मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि माँ मुझे नींद आ रही है, और मैं माँ से कहकर सो जाता हूँ। देखो, बच्चा बता रहा है 3 साल का, अपने 6 साल की उम्र में उसके साथ क्या बीता था। ये कहता है जब मैं सोता हूँ तो उसके बाद मेरे सामने 2 लोग खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि चलो बेटे उठो, आपको हमारे साथ चलना है। बापा, ताऊ जी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। नरेश कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैं उनके साथ चल देता हूँ। जब मैं उनके साथ चलता हूँ तो देखता हूँ मेरी माँ वहां पर बैठी हुई है और यहाँ पर मतलब मैं अपनी मेरी तरह का एक और बच्चा जहां से मैं उठा था वहीं पर लेटा हुआ था। मैं बिना कुछ सवाल जवाब किए उनके साथ चल देता हूँ। मैं उनके साथ चलता हूँ। चलते चलते हम एक घने कोहरे में पहुंच जाते हैं। देखिए, अपने यहाँ पर बता रहा है, ये कहता है कोहरे में पहुंचने के बाद मैं देखता हूं चीख पुकार मच रही है। बहुत ज्यादा वहां पर ऐसी चीख पुकार कि लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। मैं घबराकर एक व्यक्ति के गले लग जाता हूं, यानी गला तो हाथ नहीं आता है, बच्चा था 6 साल का, कमर तक से भी नीचे हिस्सा हाथ आता है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सोचिए आप, बच्चा था। यहाँ पर ये कहता है कि उससे और आगे ले जाया जाता है तो वहां पर बड़ी अच्छी सुगंध, बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह थी। वहां से भी मुझे और आगे ले जाया जाता है तो एक बहुत भव्य महल होता है। उस महल के अंदर मुझे जब ले जाया जाता है तो वहां पर मुझसे कहा जाता है कि आ गए तुम्हारा इतना ही वक्त था। और उसके बाद मुझसे ये शब्द किए जाते हैं और मुझे फिर दोबारा से नीचे भेजा जाता है, यानी नीचे लेकर वो लोग मुझे आते हैं। जब मैं नीचे आता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं घर, मतलब मेरे घर पहुंचता हूं। ऊपर से जब नीचे आ जाता हूं तो डायरेक्ट ही मैं अपने घर पहुंचता हूं। और जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरे घर पर बहुत भीड़ थी। मैं उस भीड़ को चीरते हुए, वो 2 लोग घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, चीरते हुए अंदर जाता हूं। अंदर जैसे जाता हूं तो मेरी जो माँ है, अम्मा है, वो मेरे ऊपर पर कर रो रही हैं, यानी मेरे जैसे बालक के ऊपर गिर कर रो रही हैं और कह रही हैं कि मेरे बेटे वापस आ जा। मैं अपनी अम्मा से कहता हूँ कि अम्मा मैं ये रहा ना, आप क्यों रो रही हो। मैं अम्मा के आंसू पोंछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अम्मा के आंसू नहीं पोंछते हैं और मेरा हाथ आर पार हो जाता है। उस समय की परिस्थितियों को देखिए। वो कहता है कि अम्मा मैं हूं। वो बार बार सबसे कहता है, बहनों के पास जाता है, भाइयों के पास जाता है, पिता के पास जाता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी और बहुत दुख भरी बात थी। एक बालक के साथ ऐसा हुआ।
ये सुनता है कि अरे ये रैली ना होती, अरे ये विज्ञापन या कुछ भी लगा लो, ये प्रचार ना होता तो मेरा बेटा जीवित होता, वो अम्मा ऐसे करके रो रही थी, तो मारा है ना मुझे नेता नहीं, ये इस तरह से कहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये बताता है कि उसके बाद 2 लोग मुझे फिर बुलाते हैं, कहते हैं कि अब इतना ही समय था, मतलब पूरे परिवार से जब मैं बोल लेता हूँ, कह देता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता है, तो वो 2 लोग फिर मुझे वहीं पर ले जाते हैं, उसी भव्य महल में, उसी रास्ते से। यहाँ पर जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, ये कहता है कि मुझे साफ साफ नजर आ रहे थे। उनके पास एक किताब वाले बाबा भी थे और उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम्हें आगे की यात्रा तय करनी है। उसके साथ व्यवहार कितना अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर इसको बहुत जोर से भूख लगी थी, क्योंकि खिचड़ी छोड़कर गया था ना, तभी एक सेब इसको दिया जाता है, एक फल दिया जाता है, और जैसे ही उस फल को ये ग्रहण करता है तो इसे एकदम अपने अंदर ऊर्जा सी महसूस होती है। यानी इसने खाने का भी जिक्र किया था दोस्तों। वहां पर ये बालक था, बालक के साथ कैसा व्यवहार हुआ था, क्या हुआ था, ये देख लीजिए आप अपनी आंखों से, क्योंकि इसने कोई बुरा कर्म नहीं किया था उस समय तक। इसके बाद ये बताता है कि मुझे दूसरे रास्ते के जरिए मुझे एक चमकते हुए समंदर के पास, कहते हैं मुझसे वो जिसने मुझे फल दिया था कि बेटा अब तुम्हें आगे की रास्ता तय करना है और तुम्हें बहुत लोगों की सेवा करनी है, मुझसे ये कहा जाता है। और मुझे एक समंदर पर वहां पर ऊपर लेकर खड़े हो जाते और कहते हैं कि अब तुम्हें इसमें जाना है। तो ये कहता है कि मुझे तो तैरना नहीं आता, क्योंकि इसकी बालावस्था में यानी आत्मा थी। कहते हैं कि उस चमकते हुए समंदर में मुझे डाल दिया जाता है। उस समंदर में जब मैं डलता हूं और उसके बाद जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने आप को यहाँ पर महसूस करता हूँ। बताओ, जिस दिन मृत्यु हुई थी उसी दिन शाम को इसका जन्म हो जाता है। लोग कहते हैं 9 महीने गर्भ में रहते हैं। इस तरह से पहली बार ऐसा केस हमने देखा है। ये बच्चा कहता है, साफ साफ बता रहा था, 3 साल की आयु में ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस बच्चे से जाकर, यानी आज ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनसे आप मिल सकते हैं। आज भी इनको एक बात याद है। कमाल की बात है ना। ये कहता है कि मैं उसी पल से सोचने लगता हूं, मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, क्या है। इसी सोच विचार में ये रोया नहीं करता था। ये बताता है तभी तो मैं रोता नहीं था। इसको बाल अवस्था पूरी याद थी, मतलब पैदा होने के बाद। और ये कहता है कि यहाँ पर मैं आ गया, अब मुझे तुम लोग यहाँ पर जड़ौदा गांव लेकर चलो, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर परिवार को समझ आ चुका था कि हमारे बेटे ने जन्म दिया है, ये कहीं और का था। अब इस गांव में इस बच्चे को लेकर जाते हैं। इसने पूरा रास्ता खुद ने बताया। गांव का रास्ता जो होता है, गली गलियारे, अपने घर में जाकर खड़ा हो जाता है। जब उस घर में जाता है तो उस घर में ताला लगा हुआ था, वहां पर कोई भी नहीं था। ये घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। नहीं, कहाँ गए, मेरी बात झूठ नहीं हो सकती, मैं यहीं पर खेला हूँ, यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। अब एक महिला आती है और महिला आकर कहती है कि कौन हो भैया आप लोग, और इस घर में क्यों घुस रहे हो, ये घर तो हमारा है। ये लड़का उस महिला को देखकर खुश हो जाता है, जिसका नाम नरेश होता है, और उसके पेट से हाथ लगाकर, छोटा था ना। फिर कहता है, अरे ताई, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका बेटा मुकेश, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। वो कहती है कि मुकेश, कोई मुकेश नहीं है ताई, ऐसा मत कहो, मैं आपका ही बेटा हूँ, आप मेरी ताई हो। मम्मी पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं मेरे, हरफूल सिंह पापा कहाँ हैं, मेरी माँ कहाँ है, मेरी बहनें कहाँ हैं, मेरा भाई कहाँ है। इतने ताबड़तोड़ सवाल करता है। उसके बाद उस महिला को समझ में आता है कि अरे हाँ, मेरे तो देवर का बेटा था एक, जिसका नाम यहाँ पर मुकेश होता है। वो कहती है कि तू कैसे जानता है मुकेश को। अब ये पूरी कहानी अपनी इस ताई को समझाता है। ताई समझ जाती है। ताई कहती है कि बेटा, मुझे यकीन है तू मेरा ही, हमारे ही घर का खून है। ये कहती है कि तेरे माँ बाप तो यहाँ से शुक्रताल चले गए हैं नौकरी पेशे के चक्कर में, लेकिन हम उन्हें बुलवा सकते हैं। तभी उस गांव में एक डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर भी इनके घर आना जाना रोज का रहा करता था। तो जब वो डॉक्टर आता है तो ये भागकर उस डॉक्टर को भी पहचान लेते हैं। डॉक्टर चाचा, आप कैसे हो, आपने मुझे पहचाना, मैं आपका मुकेश, मैं आपसे बहुत बातें किया करता था। सारी बातें जब उस मुकेश उस डॉक्टर साहब के सामने रखते हैं तो डॉक्टर साहब भी यकीन कर लेते हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ताई कहती है कि चिंता मत कर मेरे लाल, और ताई गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तू वापस आ गया, तेरे साथ क्या हुआ था उस दिन, एक सुई के बाद तू उठा ही नहीं। उसे प्राण निकलने में कष्ट ही नहीं लगते हैं, क्योंकि तब तक शायद कोई कर्म नहीं बिगड़ा होगा।
दोस्तों इसके बाद यहाँ पर नरेश उर्फ मुकेश को दोबारा से यहाँ पर इसी लजेड़ा गांव में लाया जाता है और लजेड़ा गांव में लाने के बाद इसको यहाँ पर वहां पर दिलासा दी जाती है इसके गांव में जो जड़ौदा गांव होता है कि भाई हम तुम्हारे जो माँ बाप हैं उन्हें खबर करेंगे और वो जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आएंगे। इस तरह की बातें कहकर इन्हें दोबारा से लजेड़ा गांव में भेज दिया जाता है। अब वहां पर खबर पहुंचाई जाती है। जब वहां पर खबर पहुंचती है तो खबर के साथ ये जो पिता होता है हरफूल सिंह, ये भी थोड़ा सा उदास और ऐसा हो जाता है कि जाए ना जाए, सच है या झूठ है। लेकिन हरफूल अब एक तय करता है, अपने जेब में एक केला रखता है और उस केले को रखकर ये दोस्तों यहाँ पर लजेड़ा गांव चल देता है। अपने गांव जड़ौदा से भी कुछ लोगों को अपने साथ लेता है और जब ये यहाँ पर लजेड़ा गांव पहुंचता है तो ये जो लड़का है नरेश, ये अरुण के साथ एक कच्ची जगह पर खेल रहा था। गांव के लोग इकट्ठा होते हुए आते हैं, भीड़ जमा होती चली जाती है। जैसे ही भीड़ जमा होती है तो इस गांव में एक 6 फुट का व्यक्ति होता है, भागकर यहाँ पर अरुण के साथ मतलब जो नरेश खेलता है उसे बुलाया जाता है कि भाई तुम्हारे पापा आए हैं। जैसे ही नरेश सुनता है कि बीते जन्म के पापा, जिसका नाम यहाँ पर हरफूल सिंह होता है, ये लड़का बहुत तेज भागने लगता है। इतनी तेज भागने लगता है और आते ही अपने पिता को इतनी सारी भीड़ में से, करीबन वहां पर पूरे गांव के लोग थे, उस भीड़ में से अपने पिता को जो पहली बार आया था इस घर परिवार में, उसको जाकर लिपट जाता है और कहता है कि बाबा मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। दोस्तों इस बात को सुनकर उस पिता को एक ऐसी तसल्ली होती है इन सारी चीजों को देखकर कि ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही मुकेश है। क्या ऐसा सच हो सकता है? बहनें थी, भाई थे, 10 बच्चे थे, सभी साथ में आते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक चीज तय की जाती है। जो ये यहाँ पर नरेश होता है अपने पिता हरफूल के, यानी जो हरफूल होता है उसकी गोद में बैठा हुआ होता है, तो हरफूल अपने बेटे को एक केला गोद से निकाल कर देता है जिसे वो लेकर आया था। आमतौर पर पिछले जन्म में जो हरफूल था अपने बेटे यहाँ पर मुकेश को हर रोज ऐसे ही केला खिलाया करता था। अब यहाँ पर जैसे ही वो अपने बेटे को केला देता है तो 3 साल का बालक उस केले को छीलकर पहले अपने बाबा के मुंह में देता है। जैसे ही उस केले को बाबा के मुंह की तरफ ले जाया जाता है, बाबा भावुक हो जाता है, हरफूल जो होता है, और पूरे गांव के सामने कहता है कि ये हमारा ही बेटा है जो हमसे बिछड़ा था या जिसकी किसी घटनावश मृत्यु हो जाती है। सब लोग हंसने लगते हैं, सभी बहन भाई सभी को पहचान लेता है। गांव के लोग बड़े मिलनसार होते हैं। यहाँ पर नरेश के पिता होते हैं वो भी कहते हैं कि आपकी मर्जी चलेगी, आप जब मन करे अपने बेटे से मिल सकते हैं। दोस्तों अपने माँ बाप से मिलते मिलते आज ये बुजुर्ग हो गया। और सेवा की बात आपको बताऊं, जो इनसे यमराज भगवान ने कहा था, ये इस डॉक्टर नरेश हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनको डॉक्टर पंडित जी भी कहा जाता है क्योंकि पिछले जन्म में ये पंडित थे और इस जन्म में ये जाट हैं। ये थी वो कहानी। यहाँ पर ये पूरे गांव के सामने पूरे परिवार को पहचानता है, सभी के कस के गले लगता है। इसके बाद बड़ा भावुक मिलन होता है, सभी रोते हैं, आंसू पहुंचते हैं, सभी के बीच में ये सब कुछ चल रहा था। दोस्तों गले लगने के बाद ये सभी बहुत भावुक होने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये लड़का बड़ा होता है, दोनों परिवारों में मिलजुल कर बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पर दोनों ही परिवार बहुत प्यार और स्नेह देते हैं। आज ये काफी उम्र के हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं आज भी मुझे एक एक बात मेरी 100% ऐसे की ऐसे ही हूबहू याद है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, जहां पर मैंने आपको एक जन्म और मृत्यु के पूरे चक्र को बताया। एक बच्चे को मरने में महसूस ही नहीं हुआ कि वो मरा है। उसने कहा कि माँ मुझे नींद आ रही है, और नींद में ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ना उसे घबराहट होती है, ना उसे कोई हंटर लगता है, ना उसके साथ जबरदस्ती होती है। वरना मैं ऐसी ऐसी घटनाएं लेकर आई हूं जहां पर आत्मा को तड़पाया जाता है और तड़पाने के साथ साथ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों इस घटना से पता चलता है कि जैसे कर्म करोगे, जैसे बीज बोओगे, ऐसा ही आपको फल मिलेगा। और इस घटना से हमें बहुत कुछ समझ में आया है। अब आप लोगों के सामने उन लोगों के नाम रखती हूँ जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, जो बहुत प्यारा परिवार है। पहला नाम मधुप मनमा, जो मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। यहाँ पर सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल मेरी प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, ये भी मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन जो बड़ी बहन है लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। दिनेश
सैनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भाई हैं। लक्ष्य भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नवाब जहां है इनका नाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य कैसी हो मेरी माँ। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ बहुत अच्छी माँ है। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल नारम बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि बहुत अच्छी बहन है। पूजा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। अगस्त्य सपोर्ट जो कि पहाड़ी इलाके से आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई, छोटे भाई। यहाँ पर सुशीला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। धारे सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। भूप सिंह सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। गीता उपाध्याय बहुत अच्छी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। केवी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अनीता पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। लक्ष्य डोगरा बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा राणा बहुत अच्छी बहन है। योग माया शाहू बहन कैसी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री 16 बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। सुमन देवी बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। अजीत कुमार चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पलवल से तारक चंद भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बीच में आप गायब हो चुके थे। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। शीला मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव मेरी प्यारी माँ है। शीता देवी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यश दलाल बहुत बहुत धन्यवाद। शरीव बालक कैसी हो प्यारी बहन। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। शरीव बाला आप कैसे हो। ममता वर्षनीय बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत अच्छी बहन है। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। गोजी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे भाई हैं। ऐश्वर्या माँ कैसी हो आप। अनिल व्यास बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत प्यारा मेरा परिवार है और हमेशा प्यार और स्नेह से मेरे साथ रहता है। सुदेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा जो परिवार है बहुत अच्छे से कमेंट करता है। यहाँ पर कुछ लोग चित्रा वर्मा जैसे कि बहुत सारे लोगों के नाम रह चुके हैं और उन नामों के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। उन लोगों के नाम मैं कल ज़रूर लूँगी, लेकिन डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजकुमार निर्मलकर बहुत अच्छे भाई हैं। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल, मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो आप। मंजू चौधरी बहन कैसी हो। मंजू बहन एक और हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। सीता भारद्वाज बहुत अच्छी कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चलदे बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर सुरेश मेरे बड़े भाई हमेशा मेरा साथ देते हैं। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। राजा राम भाई कैसे हो आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हो, बहुत प्यारे भाई हो। यहाँ पर तुलसी शर्मा भाई बहुत अच्छे भाई हैं। अब जिन लोगों के नाम रह गए हैं वो मुझे माफ़ करना, कल आप लोगों के नाम लूँगी। अब आप लोगों से विदा लेने की इच्छुक हूँ और विदा लेने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय